तो जय हिंद, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्लास 10 चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। जी हाँ, आप प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि हमने केमिकल रिएक्शन को सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते थे। दिन लगा कि नहीं भाई, इसको थोड़ा सा और सुधार किया जाए, इसको और कंसाइज किया जाए, उसको और कन्वीनियंट बनाया जाए। तो हमने क्या किया, सेंटेंस वाले इक्वेशन को, सेंटेंस के टर्म में जो रिएक्शन लिखते थे उसको हमने वर्ड इक्वेशन के टर्म में चेंज कर दिया। फिर लगा कि नहीं भाई, इसमें भी और कुछ सुधार होना चाहिए, कुछ और बदल दो भाई, कुछ और आसान बना दो। तो हमने वर्ड इक्वेशन को किसमें, जी हाँ, किसके, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, फार्मूला के फॉर्म में एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, जिसको हम लोग स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहते थे। अब वहाँ हम लोग देखे थे कि जो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन था उसको बैलेंस करना जरूरी है। हर जगह बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। नहीं, कहाँ, स्कूल में, क्लास में, जहाँ भी देखना, बैलेंसिंग नहीं होगा तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो उस गड़बड़ ना हो इसके लिए ज़रूरी है बैलेंसिंग कीजिए। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं। तो देखिए, ये फिर वैसे जैसे हम लोग करते हैं, कॉपी कर दिए, कॉपी करने में बड़ा मेहनत लगता है भैया। हाँ, तो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं कि संतुलित करना है रासायनिक समीकरण को। अब जरा देखिए, आपके बुक में लिखा हुआ है, बस आप किताब से देख सकते हैं, यहाँ मत दीजिए, इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि आज सर ये टॉपिक बता रहे हैं। हिंदी वाले देखिए, आपके ऊपर भी कम मेहनत नहीं है। देखिए, फिर भी आप इसके वर्ड पर मत जाइएगा, आप बुक खोल लीजिएगा। आपको इसलिए लिख दी ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो, आपको संतुष्टि मिलेगी। नहीं सर, इंग्लिश वाले को जितना तड़ही देते हैं उतना ही हमको देते हैं। बस ये बात ध्यान में रखिएगा। और समझाने के लिए तो भाई आपको भाषा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कंटेंट और उसको समझना, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो देखिए, इसमें आप लिखे हैं, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मास को याद करो। क्या था जो आप 9th में पढ़े थे, क्या था? द मास नाइदर वी क्रिएटेड नॉर वी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। आपने क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जिसको आप बोलते हैं, हाँ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े थे, जिसमें कहा था कि किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। जी हाँ, एनर्जी नाइदर वी क्रिएटेड नॉर वी डिस्ट्रॉयड। तो क्या होता है, यदि बनता नहीं है, निर्माण नहीं हो सकता, विनाश नहीं होता, क्या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाता है? जी हाँ, नहीं बदलता है ना जी, बदलता है। क्या होगा, लग रहा है वोल्टेज, लाइट कब रहेगा, वोल्टेज ज़्यादा रहेगा। तो यदि एक चाटी आपको दिया जाए तो क्या लगा, हल्का सा चोट लगेगा, हल्का चाटी हल्का चोट ज़्यादा, यानी कन्वर्ट तो होता ही है, विनाश नहीं होता है। एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चला जाता है, इतना आप जानते हैं। एनर्जी का फॉर्म बदल सकता है लेकिन टोटल उसका मास नहीं बदलता है। ये देखिए, ये मास का था, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन की मास था। इसमें मास का विनाश नहीं होता है। किसके केस में, केमिकल रिएक्शन में कंजर्व होता है। यानी इसका मतलब है टोटल मास रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी किसी केमिकल रिएक्शन में द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द केमिकल रिएक्शन, अभिकारक का, यहाँ देखिए हुआ अभिकारक का, देखिए यहाँ लिखा हुआ, कहाँ गया रे, हाँ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का तत्वों का कुल द्रव्यमान, यानी प्रोडक्ट के का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। नहीं, रिएक्टेंट के का कुल द्रव्यमान प्रोडक्ट के कुल द्रव्य, और ये तभी संभव है जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट, ये तभी संभव है जब रिएक्टेंट में जो एलिमेंट के एटम है उसका संख्या प्रोडक्ट में प्रेजेंट एलिमेंट के एटम के संख्या के बराबर हो। यानी LHS में जितना किसी एलिमेंट का एटम है उतना ही RHS में, यानी प्रोडक्ट में भी उस एलिमेंट के एटम का संख्या बराबर होगा। तभी संभव है, क्या संभव है, कि रिएक्टेंट का मास यानी अभिकारक का मास और प्रोडक्ट का मास यानी उत्पाद के मास बराबर हो। बात समझ गए? एक लाइन का फंडा है, क्या चीज, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर हो। यह तभी संभव है जब रिएक्टेंट में प्रेजेंट जितना भी एलिमेंट है उसका एटम प्रोडक्ट में प्रेजेंट जितना भी एलिमेंट है उसके एटम बराबर हो। सिंपल सा बात है। जी हाँ, तो हम लोग यहाँ तक थे।
अब कहता है इसलिए हमको ज़रूरी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑबे करें। ये ज़रूरी है कि हम रिएक्शन को, स्केलेटन इक्वेशन को क्या करें, बैलेंस करें। क्या करें, बैलेंस करें। फिर कहता है कि इज द इक्वेशन 1.2 बैलेंस, क्वेश्चन मार्क है। क्या 1.2 वाला कौन रिएक्शन था, वही मैग्नीज को जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये आप लिखे थे। तो आपसे यही क्वेश्चन किया गया है, वो रिएक्शन को जाके देखो कौन रिएक्शन 1.2 वाला, बुक में 1.2 दिया हुआ है इसमें, क्या वो बैलेंस है, हम कह रहे हैं ना बैलेंस है। तो फिर आपको लिखा गया है बुक में कि चलो अब हम लोग दौड़ते हैं, नहीं, चलो अब हम लोग बैलेंसिंग करना सीखते हैं, ये लिखा हुआ है। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक्टिविटी 1.3 देखिए। तो फिर आगे लिखता है कि वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3 जो पढ़े थे, जिंक ग्रैन्यूल्स को आप किसी एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते थे, तो एक्टिविटी 1.3 का जो शब्द इक्वेशन था, ये शब्द इक्वेशन है 1.0 का। उसका केमिकल इक्वेशन जिंक हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कहता है कि चला इसको देखो ये बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस है कि नहीं है तो हम इसका कैसे चेक करेंगे, जी हाँ, एक साइड हम लोग क्या कर दिए, रिएक्टेंट का एटम लिखेंगे, दूसरे साइड में प्रोडक्ट का एटम लिखेंगे। इसमें देखेंगे क्या है, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। अब हम देखेंगे कि जिंक का रिएक्टेंट में कितना आइटम है, तो रिएक्टेंट में कितना आइटम है, एक है, वाह। हाइड्रोजन का कितना आइटम है, दो है। सल्फर का कितना है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, चार है, वाह, ठीक है। अब प्रोडक्ट में देखेंगे जिंक का कितना है, एक है। सल्फर का कितना है, सल्फर का नहीं, हाइड्रोजन का कितना है, दो है। सल्फर का कितना, एक है। ऑक्सीजन, तो अरे वाह, दोनों बराबर है। देखिए दोनों बराबर है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। आप सबसे ताली बजवाएंगे और आपको कहेंगे मिठाई बांटिए। क्यों मिठाई बांटिए, क्यों, क्योंकि आपने जो रिएक्शन लिखा है एक्टिविटी 1.3 का, जो आपने केमिकल इक्वेशन लिखा है, वो ऑलरेडी अपने आप में बैलेंस था, अपने आप में बैलेंस है। और बैलेंस है तो उसको क्या करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और मिठाई इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि यू गॉट ए, अपने आप आपने प्राप्त कर लिया बिना मेहनत के बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इतना बात तो आपको हो गया। आगे बुक में कहता है कि चलिए इसको और सीखते हैं, यानी आयरन को जब स्टीम से रिएक्ट कराते हैं वो वाला रिएक्शन है, और उसके द्वारा आपको अनबैलेंस रिएक्शन को कैसे हीट ट्रायल मेथड के द्वारा कैसे आप बैलेंस करना सीखेंगे, उसके बारे में बुक में दिया गया है। तो चलिए आप इतना तो समझ गए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए या मिटा देते हैं। तो नेक्स्ट आपको जो बुक में एग्जाम्पल दिया है उस पर थोड़ा डिस्कशन हो जाए। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, ये बुक है आपका। अब उतना लिखने में तो कष्ट था, इसलिए आप बुक खोल करके इसमें जो कुछ लिखा होगा आप देख लेंगे। ये एक रिएक्शन है, आयरन को जब हम स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। व्हेन आयरन्स ग्रैन्यूल्स ट्रीटेड विथ H2O है, मतलब वो यहाँ स्टीम के साथ रिएक्शन है तो फेरिक ऑक्साइड में इसको बैलेंस करना है। इसको देखिए तो बैलेंस है कि अनबैलेंस है, देखने ही से लगता है नहीं भैया, आयरन यहाँ एक गो है, यहाँ तीन गो है, ऑक्सीजन यहाँ चार गो है, बेकार। तो इसको क्या करना है हमको, ये अनबैलेंस रिएक्शन है। अनबैलेंस रिएक्शन हिंदी वाले क्या बोलेंगे, असंतुलित रिएक्शन है, इसको संतुलित करना है। तो कैसे करना है, तो बुक में जो स्टेप्स दिया है उसको चर्चा थोड़ा सा कर ले, देन अपना दिमाग आप लगा सकते हैं। इतना कौन करता है भैया, जितना बुक में कहता है पहले आरती उतारो, देन अक्षत लगाओ, देन क्या करो, धूप दीप दिखाओ, तब प्रसाद खाओ। नहीं, आप लोग क्या करेंगे, नहीं भैया ऐसे ऐसे आरती उरती सब उतारो, प्रसाद खाओ, चल जाओ। तो ऐसा ही कुछ है। तो पहले क्या कहता है वो आप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे और ज़रा आप गुनगुनाएंगे या मुस्कुराएंगे। जब तक हम पढ़ते हैं तब तक आप थोड़ा सा मुस्कुराइए। क्या स्टेप 1 में कहता है, टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला एंड डोंट चेंज एनी अदर इनसाइड द बॉक्स व्हाइल द बैलेंसिंग। कहता है कि पहले आप क्या कीजिए, सबका बक्सा बना दीजिए। हिंदी वाले आप किताब खोल करके पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे कि हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन में जितना भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया है सबको बक्सा, ऐसे बक्सा बना देते हैं। ला ये कहाँ वाला बक्सा है जी,
कहाँ से खरीद के लाओ, जहाँ से भी खरीद के लाया हो, दरभंगा से खरीद के लाओ, इस बक्सा में इसको बना देते हैं। और बक्सा बनाते समय ध्यान में रखना है कि यहाँ कुछ कुछ फालतू फालतू चीज़ नहीं लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं लिखिएगा जिससे इसका आइडेंटिटी, इसका नेचर या उसका पहचान बदल जाए, ठीक है। वैसा डोंट चेंज एनीथिंग इनसाइड, इसके में कोई चेंजेज नहीं कीजिएगा, समझ गए। क्या चेंज कीजिएगा भाई, सीधे इसे गोला गोला बना देना, बना दिए, ठीक है। चलो हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में लिखता है कि लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अनबैलेंस इक्वेशन। ये अनबैलेंस इक्वेशन है, तब प्रत्येक एलिमेंट जो इस रिएक्शन में है उसके एटम का संख्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बताइए, ठीक है। जैसे इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब है, ठीक है। आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो रिएक्टेंट में कितना एटम है उसको आप लिख रहे हैं, प्रोडक्ट में कितना एटम है उसको लिख रहे हैं। तो देखिए आयरन का एटम कितना है, 1 है, हाइड्रोजन का एटम कितना है, 2 है, ऑक्सीजन का एटम कितना है, 1 है, इधर कितना है, आयरन 3 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, हाइड्रोजन कितना है, 2, आप लिख देंगे। और कहेंगे भाई बेकार है, तुम लोग तो एकदम बेकार है, इतना कहीं इधर उधर होता है। तो स्टेप 2 में इतना करेंगे। पहला स्टेप में क्या करें, रिएक्शन लिखेंगे, उसको प्यार से घेर देंगे। दूसरे स्टेप में क्या होंगे, रिएक्शन प्रोडक्ट में जितना भी एलिमेंट है उसके एटम को लिख लेंगे, ठीक, चलिए ओके। तीसरे स्टेप में कहता है इफ ऑफन कन्वेनियंट, अब आपको बैलेंसिंग करना चलना है। स्टेप 3 में कहता है बैलेंसिंग करना चलना, तो कहता है कि इट ऑफन कन्वेनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। कहता है कि ये सुविधा होगा आपको, क्या कहता है, ये आपको आसान होगा, ये आपको एकदम गपागप खाने में बनेगा। कब, जब आप एक वैसे कंपाउंड से शुरू करेंगे बैलेंसिंग करना जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है। क्या है, वैसे कंपाउंड को पहले बैलेंस करना शुरू करेंगे जिसमें एटम का संख्या ज़्यादा है। तो सबसे बैलेंस शुरू करना हम किसको करेंगे, Fe3O4 के करेंगे, क्योंकि इसमें एटम कितना है, 4 3 7 सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर आगे लिखता है इट में बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हाँ जी, वो रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। इन द कंपाउंड इन द कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट व्हिच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम एंड दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4 एंड देन। अब इस बुक में लगता है कि हमने क्या किया कि आपको सबसे पहले क्या करना है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कहीं का भी हो उस कंपाउंड को सेलेक्ट करना है जिसमें एटम का संख्या ज़्यादा है। तो हमने किसको सेलेक्ट किया, Fe3O4 के। फिर आगे उसी में लिखा हुआ था क्या कि उस कंपाउंड में भी आप उस एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, उस कंपाउंड में भी उस एलिमेंट के एटम को सेलेक्ट करते हैं जिसका संख्या ज़्यादा है। तो हमने पहले किसको सेलेक्ट किया, Fe3O4 को सेलेक्ट किया, और Fe3O4 में भी एटम का संख्या किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का। तो हमने शुरुआत बैलेंस करने का किससे करेंगे, सबसे पहले किसको बैलेंस करना शुरू करेंगे, ऑक्सीजन को। बस इतनी सी बात है। और देन सबसे ज़्यादा वाला का जब हो जाएगा, 3 एलिमेंट है ही है, ऑक्सीजन का सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बैलेंस करना, देन ऑक्सीजन के बाद देखेंगे जो बच जाएगा उसको बारी बारी से, बच जाएगा कौन, आयरन, बच जाएगा कौन, हाइड्रोजन, उसको बैलेंस कर लेंगे। सीधी सी बात। पहला बताओ तो क्या किए, कहता है कि पहले बक्सा बनाइए, बक्सा बना करके ऐसे बक्सा बनाइए कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि वैसे कंपाउंड से हम लोग बैलेंसिंग करना शुरू करेंगे जिसमें एटम का संख्या ज़्यादा है, और उस कंपाउंड में भी उस एटम से शुरू करेंगे जिसका संख्या ज़्यादा है। तो हमने इस जब क्राइटेरिया को यहाँ फुलफिल करना चाहे तो हमने किसको सेलेक्ट किया, Fe3O4 को सेलेक्ट किया, क्योंकि उसमें एटम का संख्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसी भी कंपाउंड के तुलना में उसमें ज़्यादा है। एंड देन Fe3O4 में भी किसको सबसे पहले बैलेंस करना हम शुरू करेंगे, ऑक्सीजन का। क्यों, क्योंकि Fe3O4 में भी ऑक्सीजन Fe से ज़्यादा ऑक्सीजन का एटम का संख्या है। तो अब हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहते हैं। तो कहता है कि अब ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे। वैसे देखिए ऑक्सीजन एटम को देखिए, तो ऑक्सीजन एटम क्या है, ऑक्सीजन का एटम इधर देखिए रिएक्टेंट साइड में कितना है, Fe3O4 में कितना है, Fe3O4 में देखिए प्रोडक्ट में कितना है, 4 है, Fe3O 4 है, और रिएक्टेंट में कितना है, 1 है, 1 है, रिएक्टेंट में कितना है, 1 है, कॉपी किया हुआ है, 1 है, 1 कहाँ है, वाटर में, इधर 4 इधर 1, इधर 4 इधर 1, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इधर भी ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा, ठीक है।
और ऐसा करके हम लोग लिख देंगे। हाँ, एक बात इस बुक में लिखता है कि ऐसा बैलेंस करते समय आपको ये ध्यान में रखना है, नीचे लिखे हुआ है फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कॉफिशिएंट 4 एज ए 4H2O। आपको 4 को कैसे लिखना है, 4H2O लिखना है। ऐसा नहीं कर देना है कि H2 ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो लो यहाँ 4 कर देते हैं। ऐसा कीजिएगा तो आप सर्जरी कर दीजिएगा, उसके मोलिकुलर फार्मूला का सर्जरी कर देंगे। यानी आप जाना था चीन, पहुँच गए जापान, समझ गए ना, ऐसा आप कर देंगे। तो ऐसा आप नहीं कीजिएगा। क्या कीजिएगा, कॉफिशिएंट को बगल में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसके अंदर मत घुसा दीजिएगा। अंदर घुसाइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा आप नहीं करेंगे, ये लिखा हुआ है। तो आप ऐसा करके लिख दिए तो क्या हो गया आपका 4Fe + 4H2O, सॉरी Fe + 4H2O = Fe3O4। तो आपका ऑक्सीजनवा क्या होगा, हो गई बैलेंस। ऑक्सीजनवा तो बैलेंस हो गई। अब आपने के कौन बैलेंस करे के बाद, Fe और हाइड्रोजन। तो चलिए आप हाइड्रोजन को बैलेंस करना सीखते हैं। वाह, हाइड्रोजन को तो इधर देखिए, हाइड्रोजन कहाँ है, इतना इस रिएक्शन में देखिए 2 गो हाइड्रोजन है। कहाँ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर 2 गो बा, कहाँ, कौन में, H2 में। और इधर हाइड्रोजन कितना बा, 8 गो। कहाँ, 4H2O में 8 गो है ना। तो आप क्या करेंगे, इधर आप H2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से ऐसे कर देंगे तो इधर भी 8 हो जाएगा। और लिख देंगे तो कैसे लिख देंगे, 8 इधर 4 से आप मल्टीप्लाई किए तो 4H2 लिख दिए। देखिए ये लिख दिए। और इस सबको आप क्या करेंगे, इधर सीधे ऊपर से कॉपी करके लिख देंगे, है ना। क्या किए बताइए, आप चूँकि ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना था तो आपने लिख लिया, ऐसे ऐसे लिख लिया। हाइड्रोजन कितना है रे, इधर कितना है जी, कितना है। और ज़रूरत के हिसाब से 4 से मल्टीप्लाई इसलिए कर दिए ताकि इधर भी हाइड्रोजन 8 हो जाए, किसके जैसा, इधर के जैसा। इधर मतलब रिएक्टेंट जैसा हो गया। तब आप आयरन को देखें, इससे करके लिख लिया। अब देखेंगे सब तो हो ही गया, हाइड्रोजनों हो गया, कितना है 8 गो। 8 गो ऑक्सीजन तो पहले से बैलेंस। आयरन नहीं खे तो आयरन ऊपर लिख लो, यहाँ 3Fe लिखे तो अपने रिएक्शन बैलेंस हो जाए। तो देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। ये तो हो गई, क्या बात है भाई, किताब कहता है नहीं। इतना आप स्टेप बाई आपको समझाने का तरीका है, ठीक है। आप सीधा क्या कीजिएगा, एनवैलेंस केमिकल देखिए। हाँ, देखिएगा सबसे ज़्यादा कंपाउंड कौन ऐसा कंपाउंड है जिसमें एटम का संख्या ज़्यादा है, उसमें किसका, जैसे ऑक्सीजन है। बस यही से एक के रिएक्शन में इसे करके यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन को, चूँकि ऑक्सीजन बैलेंस करते समय हाइड्रोजन आप गड़बड़ा दीजिए तो हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिएगा, एंड देन सब काम हो जाता है। तो ये है जो आप कर रहे होंगे, लेकिन बुक में ऐसा दिया हुआ था इसलिए आपको ऐसा समझाया गया, ठीक है सर। तो आपका वो रिएक्शन बैलेंस हो गया। इस रिएक्शन को देखिए नीचे लिखा हुआ है, तो आपके बुक के चूँकि लाइन बाई लाइन बताना है इसलिए हम आपको ऐसा बता रहे हैं, वरना आप तो अपने खुद इंटेलिजेंट हैं, आप लोग क्या करना है आप लोगों को पता है। द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन बोथ साइड आर इक्वल, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। ऐसा हो जाने से ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। जी, हीट कीजिए और ट्राई कीजिए, इसी को बोलते हैं। एज वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग स्मॉलेस्ट होल नंबर ऑफ कोएफिशिएंट। कहता है क्योंकि इसमें वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन, हमको इसमें करना है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित या इस रिएक्शन को बने। सबसे छोटी संख्या का मतलब क्या है सर, कि इसको यदि चाहिएगा तब का डबल कीजिएगा तो 6Fe + 8H2O। यहाँ देखिए, यहाँ आप क्या कर दीजिएगा 2Fe3O4 + 8H2, ये भी हो गया। फिर इसको आप डबल कर दीजिए 12Fe + 16H2O, ये 4Fe3O4 प्लस ये 16H2। देखिए ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। लेकिन आपको क्या करना है, बैलेंस करते समय सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर वाला, ये देखिए ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर वाला पूर्णांक का यूज करना है। स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट का यूज करके ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है। मतलब ये वाला सही है, ये सब बैलेंस जरूर है लेकिन होल क्या है, सबसे छोटा संख्या नहीं, ज़्यादा वाला से बैलेंस करें। तो ऐसा आपको नहीं करना है। चलिए फिर स्टेप 7 में कहता है राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। जी हाँ, फिजिकल स्टेट, इस रिएक्शन को गौर से देखिए
केयरफुली एग्जाम द एबव रिएक्शन। आप देखिए, डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट रिएक्टिंग प्रोडक्ट। क्या इस रिएक्शन को देखिए, इसमें कहीं फिजिकल स्टेट की बात है? तो भैया कहाँ कोनो फिजिकल स्टेट की बात है, सीधे लिख देलक। तो कहता है नो इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन दिस इक्वेशन फॉर देयर फिजिकल स्टेट। तो इस इक्वेशन में आप देखते हैं कि कोई फिजिकल स्टेट की चर्चा नहीं है। टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, यदि इस रिएक्शन को ज़्यादा आप इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं, ज़्यादा नॉलेज वाला बनाना चाहते हैं, तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट मेंशन एलोंग विद द केमिकल फार्मूला। तो इस केमिकल फार्मूला के नीचे आप क्या कर दीजिए, जी हाँ, क्या कर दीजिए, फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर दीजिए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। यही आप लिख रहा है बुक। और कहता है फिजिकल स्टेट कितना होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो वो आप इसको इस ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड का S, गैस का G एंड देयरफॉर लिक्विड का L। इस टर्म करके आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। द वर्ड इक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इन वाटर। इक्वस शब्द का मतलब जलीय घोल, यानी किसी सब्सटेंस को वाटर में डिज़ोल्व करा करके यदि आप रिएक्शन में इन्वॉल्व करा रहे हैं, तो आप उसके नीचे आप क्या लिखते हैं, इक्वस लिखते हैं। इसका मतलब यह है क्या है, किसी सब्सटेंस को वाटर में डिज़ोल्व करा के देने वाले आप पार्टिसिपेट कराते हैं केमिकल रिएक्शन में, उस समय आप उसके फिजिकल स्टेट में क्या लिखते हैं, AQ, इक्वस, जलीय घोल। वरना सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड है लिक्विड गैस है। तो इस ढंग से आप इसके फिजिकल स्टेट को बैलेंस कर लेते हैं। इसके अलावा कहता है कि एज यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन द केमिकल अनलेस इट इज नेसेसरी टू SFI। कहता है कि यदि बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हो, ठीक है, तब तक आप फिजिकल स्टेट को केमिकल इक्वेशन में नहीं लिखा जाता है। बहुत ज़रूरी नहीं हो तब तक मेंशन नहीं किया जाता है, यही लिख रहा है। अब कहता है कि सम टाइम केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सब का भी बड़ा अहमियत होता है। तो आप क्या कीजिए कि एरो के ऊपर भी वो सब भी आप लिख सकते हैं। तो इसी यही बात मेंशन है, सम टाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड एबव एंड बिलो द एरो इन द इक्वेशन। तो सम टाइम आप इसका भी यूज करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर, प्रेशर, सब में नहीं, लेकिन किसी में वो बहुत अपना रोल प्ले करता है, तो आप ऐसा भी लिखा जाता है। जैसे आपके बुक में यही है, देखिए, इतना ATM, तो बना क्या चीज़, CH3O। देखिए ये L है, ये G है, ये G है। देखिए ये बुक में लिखा हुआ है। ये क्या है, प्रेशर है। ATM मतलब होता है प्रेशर। प्रेशर का यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हिंदी में बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। यानी CO और H2 से मिलके Fe3O4 अल्कोहल, मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल तभी बनेगा जब आप इस दोनों गैसियस रिएक्टेंट को इतना प्रेशर पर, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आप रिएक्शन कराएंगे। इसका मतलब यही है। तो दैट्स वाई इन दिस एबव रिएक्शन दिस प्रेशर इज प्ले ए मेजर रोल। तो उसको भी आपको वहाँ मेंशन करना होगा बैलेंस इक्वेशन में। क्या, उस एरो को ऊपर आप प्रेशर को लिख दीजिए। कहीं कहीं टेम्परेचर का बड़ी रोल होता है तो उसको भी आपको मेंशन कराना होगा। कहीं कहीं कैटलिस्ट, यानी इसको उत्प्रेरक हिंदी में बोलते हैं, उसका रोल होता है, तो उसको भी आपको मेंशन करना जरूर है। जैसे नीचे लिखता है कि 6CO2 प्लस ये फोटोसिंथेसिस वाला है, देख लो ये गैस L। यहाँ सूर्य भगवान का बड़ा कमाल होता है। यदि ये सूर्य भगवान ना होते और ये हरा पत्ता क्लोरोफिल ना होता तो भैया आपका काम नहीं बनता। आपका काम नहीं बनता मतलब, जी हाँ, 6CO2 प्लस 6H2O यानी लिक्विड गैस, और ये आपका हो गया एक्वस ग्लूकोज, ये नहीं बनता, ठीक है। यानी इस टेम्परेचर में, इस रिएक्शन में, इस सन भगवान का, क्लोरोफिल का बड़ा मेजर रोल था। तो दैट्स वाई उसको भी मेंशन यहाँ करना जरूरी होता है। तो ये हुआ आपका क्या चीज़, जी हाँ, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इसके बाद आगे है आपका क्वेश्चन सब बुक का दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो बैलेंसिंग है, इसी को हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। भैया क्या हो, पहले ट्राई करके देखो। पहले ट्राई कैसे शुरू करना है, बिल्कुल वैसे कंपाउंड से शुरू करना है जिसमें एटम का संख्या है, और उसमें भी किसमें, उस एटम से जिसका संख्या, उसको देखना कै गो है, इधर रखना। फिर इधर का जो आप इधर करेंगे तो इधर वाला कुछ उसके साथ वाला एलिमेंट गड़बड़ा जाएगा, उसको बैलेंस कीजिएगा, देन बगल वाला को कीजिएगा, देन एक ही लाइन में सब हो जाता है। तो ये सिंपल बात था, किसके लिए, बैलेंसिंग का हीट एंड ट्रायल मेथड इसका नाम था। तो आप इसको उपयोग कीजिएगा। लेकिन इसके अलावा भी आप
ऊपर के क्लास में जाएंगे रेडॉक्स रिएक्शन, देखिए इसी चैनल पर रेडॉक्स रिएक्शन में देखिएगा, उसमें बैलेंसिंग का और भी मेथड होता है जो आप ऊपर के क्लास में, जब ऊपर आप वैसे भी आप लोग टैलेंटेड हो, ऊपर के क्लास वाले को भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इससे भी आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल मेथड ऑफ बैलेंसिंग का था जो आपको समझाया गया। पूरा उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए आज की मुलाकात को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, बाय।